Hello student, I am Rambabu Panchal. You are welcome to Namanko Digi Lessons. Today we are going to discuss about power resources. Now start. Power resources, types, distribution, uses and conservation. Man is an active being. He uses power to perform each activity. जो मैन है वह हमेशा से ही एक्टिव रहा है और वह पावर के जितने भी फॉर्म्स हैं उनका अपने वर्क को करने के लिए उनका हमेशा ही वह यूज करता रहा है, अर्थात वह किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करता रहा है. इन एंशियंट टाइम हिज एक्टिविटीज़ वर लिमिटेड. स्लोली ही स्टार्टेड यूजिंग पावर रिसोर्सेज like animals, wood, air and water with the development of civilization. स्टार्टिंग में मानव की जो कैपेसिटी थी, जो एक्टिविटीज़ थी वह लिमिटेड थी, लेकिन जैसे ही स्लोली टाइम आपका निकलता गया उसने जो है पावर रिसोर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. स्टार्टिंग में उसने एनिमल्स, वुड, एयर्स एंड वाटर से रिलेटेड जो भी उसके पास रिसोर्सेज थे उसका उसने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. बट नाउ बेसिक रिसोर्सेज लाइक कोल, मिनरल ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी आर यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग मशीन्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन दिस टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. लेकिन यदि हम करंट की बात करें तो करंट में उसने पावर रिसोर्सेज का यूज बहुत ही फास्ट वे में स्टार्ट कर दिया है. जैसे मेनली उसके कोल हैं, मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, और इनके यूज करने से जो हमारा करंट की जो टाइम है, टेक्नोलॉजिकल जो टाइम है, उसमें विभिन्न प्रकार का इंडस्ट्रियल यूज, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करना उसने स्टार्ट कर दिया है. अवेलेबिलिटी एंड यूजेस ऑफ दीज पावर रिसोर्सेज बोथ आर नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और इनकी उपलब्धता ही पावर रिसोर्सेज की यदि किसी कंट्री के पास अच्छी कंडीशन में है, लार्ज नंबर में है, तो उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी फास्टली होता है. सो वी कैन से दैट द सोर्सेज ऑफ पावर which are used by men for the different activities are known as power resources. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शक्ति के साधन जिनका यूज मानव अपने विभिन्न एक्टिविटीज़ के लिए करता है वे पावर रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं. पावर रिसोर्सेज में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. पावर रिसोर्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एंड सेकंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वे होते हैं इनका एक बार यूज़ करने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, और रिन्यूएबल रिसोर्स वे होते हैं जो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं. एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड, ये लिमिटेड हैं, एंड एग्जस्ट विद द यूज, और एक बार यूज करने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. एग्जाम्पल दैट इज़ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एसेट्रा. बट रिन्यूएबल रिसोर्सेज डू नॉट एग्जिस्ट, ये कभी नष्ट नहीं होते. दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एसेट्रा. नाउ ए डेज पावर रिसोर्सेज आर द बेसिस ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट. यदि हम करंट में देखें तो जो पावर रिसोर्सेज होते हैं वह हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के बेसिस होते हैं. डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ आर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस पावर रिसोर्सेज. आज किसी भी कंट्री का
जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इन्हीं पावर ऑफ रिसोर्स पर बेस है। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट बिकॉज of their utility. At the same time they become more important because of the doubt that they will be exhausted. यदि हम करंट पीरियड में देखें तो एग्जॉस्टेबल जो रिसोर्स होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है, और इनकी डिमांड ज़्यादा होने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि इनका जो यूजेस होता है वो मल्टीपर्पज़ लेवल पर होता है। Renewable resources can be replenished and will be available in nature. जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो भी नेचर से बड़ी इजी फॉर्म में इनको हम अचीव कर सकते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैन इज़ वेरी मच डिपेंड ऑन देम। और ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनका जो इम्पोर्टेंस है वो मैन के लिए बहुत ज़्यादा है। ये इसलिए है कि मैन जो है इन पर डिपेंड हो चुका है। आफ्टर इंडिपेंडेंस पावर रिसोर्सेज हैव इंक्रीज रैपिडली इन इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद पावर रिसोर्स का जो प्रोडक्शन है और उससे रिलेटेड जो भी वर्क है वह फास्टली आपका इंक्रीज कर रहा है। गवर्नमेंट is also making continuous effort to empower the country regarding power resources. Without this industrial development and national security is impossible. यदि हम किसी भी कंट्री के फेवर में देखें तो पावर रिसोर्सेस उसके मेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बेसिस हैं। इनके ना होने पर या इनकी कमी उसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है। तो हर कंट्री ये चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर ऑफ रिसोर्सेज के सोर्स हों। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, माइनिंग एंड फ्यूल आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ पावर रिसोर्सेज इन इंडिया इज एज फॉलोज। हमारी कंट्री में भी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, माइनिंग, फ्यूल, ये सभी आपके पावर रिसोर्सेज से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं कि हम इनके जो सोर्सेस हैं उसको कैसे इंक्रीज़ करें। पावर्स ऑफ रिसोर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके एग्जांपल हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट एंड सेकंड आपका जो पार्ट्स है वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसके एग्जांपल हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। हम इस टॉपिक में ओनली कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का जो हमारा फर्स्ट सोर्स है वह है कोल। द क्रेडिट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन गोज कोल। यदि हम करंट में देखें तो जिस टाइप से हमारा जी मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसका जो मेन रीज़न है वह है कोल। मतलब कोल बेस है। यदि कोल का प्रोडक्शन नहीं होता तो शायद आज हमारा जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में वह नहीं हो पाता। इट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ इंडस्ट्रीज़, इसलिए इसको इंडस्ट्रीज़ की मदर कहा जाता है। इट इज़ ए मेटाफॉर्मोस्ट form of vegetation lying buried under the rock for ages. It is found in sedimentary rock. जो कोल होता है वह सेडिमेंटरी अपसादी रॉक्स में पाया जाता है और वहाँ पर अपसादी मतलब सेडिमेंटरी रॉक्स में इसलिए पाया जाता है कि मेटाफॉर्मिक्स फॉर्म में एक परतों के रूप में
जिसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, उसमें बहुत सारे आपके वेजिटेशंस हैं, प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेन्स हैं जो उसमें दब गए और सड़ गए। वैसी जो रॉक्स हैं वो सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर कोल का प्रेजेंट होना पाया जाता है। इट हैज़ बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के कारण पूरे ही वर्ल्ड में इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। इट इज़ यूज्ड एट डोमेस्टिक फ्यूल, इन इंडस्ट्रीज, in producing electricity and making different things like cosmetic, nylon, buttons, etc. यदि हम करंट में देखें तो कोल का यूज़ जो होता है वो मल्टीपर्पल होता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है। इसका यूज इंडस्ट्रीज़ में होता है, कॉस्मेटिक आइटम को बोल्ट करने में किया जाता है, लाइनॉन को बोल्ट करने में किया जाता है, एंड बटन को बोल्ट करने में भी किया जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि कोल का जो यूज है वो मल्टीपल यूज है। इट इज़ द बेसिक ऑफ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके जो यूज होता है वो मेनली इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में होता है और इस आधार पर इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, प्रोड्यूसर्स वाटर वेपर्स, गिव्स हीट एंड मेल्ट्स मेटल्स। यदि हम इसका यूज देखें तो यूज में जो कोल है आपका वह हीट प्रोवाइड कराता है और भाप बनाने में भी करता है और धातुओं को पिघलाने में भी इसका यूज किया जाता है। कार्बन इज़ द मेन इन्फ्लेमेबल एलिमेंट इन कोल। कोल के अंदर जो ज्वलनशील तत्व है वह मेनली आपका क्या है, कार्बन है। बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 4 टाइप्स ऑफ कोल इज फाउंड इन इंडिया। कोल में 4 टाइप्स का कार्बन पाया जाता है जिसके आधार पर, जिसके बेस पर इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका एंथ्रेसाइड, सेकंड है आपका बिटुमिनस, थर्ड है आपका ब्राउन और लिग्नाइट, एंड लास्ट कैटेगरी इसकी होती है पीट की। इन सभी में जो डिफरेंट है वो केवल कार्बन के परसेंटेज पर है कि जिसमें ज़्यादा कार्बन के परसेंटेज हैं वो अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, गुड क्वालिटी का माना जाता है, और जिसमें कार्बन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लो हैं तो वह लो क्वालिटी का माना जाता है। फर्स्ट है आपका एंथ्रेसाइड कोल। इसमें जो है कार्बन की जो एलिमेंट्स होते हैं वो 85% से लेकर 95% तक होते हैं। ठीक है। अब इसका कलर कैसा होता है, इट इज़ ब्राइट एंड वेरी हार्ड। यह ब्राइट कलर का होता है एंड हार्ड होता है। इट्स बर्न स्मोकलेस एंड गिव्स मोर हीट। यह जलने पर धुआं नहीं देता और हीट ज़्यादा देता है। नंबर सेकंड, बिटुमिनस। इट इज़ सेकंड ग्रेड कोल कंटेनिंग 70 to 80% ऑफ कार्बन। इसमें जो कार्बन के एलिमेंट्स होते हैं वह 70 to 80% तक होते हैं। यह ब्लैक कलर का होता है और यह जलने पर गिव्स लेस स्मोक व्हेन बर्न, और जब इसको जलाया जाता है तो ये स्मोक कम देता है। थर्ड है आपका ब्राउन और लिग्नाइट। दिस इज ए पुअर क्वालिटी कोल। यह घटिया होता है। 40 to 55% ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपके कम होते हैं। इज़ प्रेजेंट इन कोल। इट गिव्स मोर स्मोक व्हेन बर्न, और यह जलने पर ज़्यादा धुआं देता है। लास्ट है आपका पीट। दिस इज़ द प्राइमरी फॉर्म ऑफ कोल। ये कोल का एक प्रारंभिक रूप होता है, अर्थात हम इसको बोल सकते हैं कि अभी ये कोल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इट इज़ डिपॉजिट इन द शैलो पिट्स ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन के सड़ने से, उनके विघटित होने से ये बन रहा होता है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं होता है। कार्बन कंटेंट इज़ 20% एंड कंटेंट 80%
ह्यूमिडिटी। इसमें कार्बन के 20% एंड ह्यूमिडिटी ऊष्मा के जो है 80% का कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। अब हम देखते हैं इंडिया में कोल प्रोडक्शन के एरियाज़ और इसका रिजर्व्स, मतलब इसमें इसके कितने भंडार हैं। इंडिया रैंक 3rd इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल। यदि हम कोल प्रोडक्शन में इंडिया का पूरे वर्ल्ड में नंबर देखें तो ये 3rd रैंक पर है। इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना और अमेरिका के बाद हमारा 3rd नंबर पर है। कोल प्रोडक्शन इन इंडिया स्टार्टेड इन 1774. India is producing 4.8% ऑफ कोल वर्ल्ड्स प्रोडक्शन। इंडिया में कोल का प्रोडक्शन 1774 से स्टार्ट हुआ था और चूँकि इंडिया का जो नंबर है वो पूरे 3rd नंबर पर है। अब हम मतलब कितना परसेंट कोल का प्रोडक्शन करते हैं, टोटल वर्ल्ड के कोल प्रोडक्शन का इंडिया में 4.7% कोल का प्रोडक्शन होता है। कोल कंट्रीब्यूट्स 67% ऑफ द कमर्शियल एनर्जी यूज्ड इन द कंट्री। यदि हम जो हमारी इंडिया में जो कोल का प्रोडक्शन होता है उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि वो किस किस फील्ड में उसका यूज होता है, तो उसका सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो 67% आपका कमर्शियल एनर्जी में होता है। अब कमर्शियल में भी जो आपका 67% होता है, उस 67 का यदि हम देखें कि उसका फिर 67 का किस फील्ड में होता है, तो उससे 70% आपकी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। इट रैंक्स 7th इन कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। यदि हम इसके देखिए प्रोडक्शन में तो हमारा 3rd रैंक पर नंबर है, और यदि हम इसके भंडार में देखें, रिजर्वेशन में देखें, रिजर्व्स में देखें, तो हमारी जो रैंक है इंडिया की वह 7th नंबर की है। टोटल एस्टिमेटेड कोल रिजर्व्स इज 2,53,301 मिलियन टन्स। ये इतना इंडिया में अवेलेबल है। कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। मेनली जो इसके रिजर्व्ड एरियाज़ हैं वो आपके झारखंड स्टेट, उड़ीसा स्टेट एंड छत्तीसगढ़ स्टेट। यदि आप इसको कनेक्ट करें तो ये जो आपकी तीनों ही स्टेट हैं ये आपके छोटा नागपुर प्लेटू के एरिया के आसपास ही आते हैं। कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़, अब इसके एरियाज़ कौन कौन से हैं। कोल इन इंडिया ऑकर्स इन द रॉक्स ऑफ गोंडवाना पीरियड एंड द टर्टियरी पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस there are 2 main coal producing regions in India। यदि हम इसके क्षेत्रों की बात करें तो इसके जो एरियाज़ हैं भाई आपके, एक तो आपका गोंडवाना कोल एरियाज़ एंड सेकंड है आपका टर्सरी कोल एरियाज़। अब गोंडवाना कोल फील्ड्स आपके कौन कौन से हैं। मोस्ट ऑफ द कोल इन द कंट्री ऑकर्स इन दीज रॉक्स। उस टाइप में जो रॉक्स आपकी बनी थी गोंडवाना टाइम में, उन रॉक से 96% कोल रिजर्व एंड 99 कोल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन दिस रीजन। उस टाइम की जो आपकी रॉक्स हैं उनसे लगभग 96% आपका कोल उसमें क्या है, रिजर्व है, और 99% कोल का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो आप ओनली 1% आपका रिमेनिंग है, तो वो 1% आपका टर्सरी पीरियड में चला जाएगा। इन दिस रीजन कोल फील्ड ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP एंड महाराष्ट्र आर द गोंडवाना पीरियड। गुड क्वालिटी बिटुमिनस कोल इज फाउंड इन दिस रीजन। सेकंड हमारा जो फील्ड है वह टर्सरी कोल फील्ड्स। 1% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल फील्ड। द स्टेट ऑफ Assam, Rajasthan, Gujarat and Tamil Nadu etc. are situated in these coal region. Here lignite or inferior types of coal is found. Main coal fields of India are shown in the map of India. They are number 1 Raniganj, next Jharia, Chandrapur, Bokaro, कर्णपुरा, कोरबा, सिंगरौली, तातापानी, तालचर, हिमगिर
सिंगरेनी, पैराघाटी, कथपल्ली, माकुम, कंपति, बेनला, पलाना, करेवा एंड लास्ट है आपका पांडो। तो ये आपके वो एरियाज हैं जहाँ से कोल प्रोडक्शन का लार्ज स्केल पर उसका प्रोडक्शन किया जाता है। हमारा जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का फर्स्ट पॉइंट था कोल, वह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वह है मिनरल्स ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल्स। मिनरल्स ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नोन एज सैलिन मिनरल ऑयल। जो आपका मिनरल ऑयल होता है वह अर्थ के इंटीरियर पार्ट में पाया जाता है और वो किस टाइप का होता है? सैलिन, नमकीन टाइप का एक मिनरल ऑयल होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज पेट्रोलियम, जिसको हम पेट्रोलियम के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ फाउंड विथ सैलिन वाटर एंड गैसेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वाटर इज प्रेजेंट इन द लोअर मोस्ट लेयर देन ऑयल एंड द गैसेस इन। तो अर्थ के जो इंटीरियर पार्ट में आपका जो सैलिन ऑयल पाया जाता है, तो यदि हम उसको डिवाइड करें कि उसमें गैस कहाँ होती हैं और ऑयल कहाँ होता है और सैलिन वाटर कहाँ होता है, तो इसकी इन्होंने लेयर बताई है कि किस स्टेज पर, कौन सी लेयर पर इसमें क्या होता है। तो यदि हम इसको ऊपर साइड से देखें या नीचे साइड से देखें, तो ऊपर साइड से देख लेते हैं। सबसे जो ऊपर होता है वह आपका वाटर होता है, वाटर के ऊपर आपका सैलिन ऑयल होता है और सैलिन ऑयल पर आपकी गैसेस होती है। मतलब सबसे ऊपर गैस, उसके बाद आपका पेट्रोलियम और उसके बाद आपका नीचे वाटर होता है। नेक्स्ट, द अपर मोस्ट लेयर इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, और यह सेडिमेंट्री अपसादी रॉक्स में पाया जाता है। इट्स कंसिस्ट ऑफ 90 to 98% हाइड्रोकार्बन्स एंड रिमेनिंग पार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये आपका जो सैलिन ऑयल जो होता है उसमें 90 से 98% तक आपकी हाइड्रोकार्बन होती है, बाकी आपका 2% जो रिमेनिंग है उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। यूज ऑफ मिनरल्स ऑयल इज इंक्रीजिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण मिनरल्स ऑयल्स का यूज़ जो है इंक्रीज होने लगा है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन डीजल इंजन्स, एरोप्लेन्स, मोटर व्हीकल्स, और इसका यूज़ कई फील्ड में होता है। मेनली आपका इंजन्स में होता है, एरोप्लेन्स में होता है, मोटर्स में होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एंड फॉर हीट एंड लाइट, और इसका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ में हीट और लाइट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, गैस एसेट्रा इन फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। आर मैन्युफैक्चर्ड बाय रिफाइनिंग द मिनरल्स ऑयल इन ऑयल रिफाइनरीज, और ऑयल रिफाइनरीज में जो आपका सैलिन ऑयल होता है उसको रिफाइन करने के बाद पेट्रोल, डीजल्स, कैरोसिन और गैस में डिवाइड कर दिया जाता है। मिनरल्स ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया, इंडिया में इसका प्रोडक्शन किन किन एरिया में होता है? मिनरल्स ऑयल वाज एक्सपोर्ट इन इंडिया इन 1890 एंड इट्स ड्रिगलिंग इन असम वाज स्टार्टेड इन 1899। इसका इंडिया में जो उत्पादन का वर्क स्टार्ट हुआ था वो 1890 में हुआ था, लेकिन असम का जो आपका मेन एरियाज है ऑयल प्रोडक्शन का, वहाँ पर आपका 1899 में स्टार्ट हुआ था। मिनरल्स ऑयल इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। एट प्रेजेंट देयर आर 3 मेन मिनरल्स ऑयल प्रोडक्शन एरियाज इन द कंट्रीज। जो आपका मिनरल्स ऑयल मिलता है वो हमें मेनली
सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है और इनकी प्रोडक्शन के बेस पर इसको 3 पार्ट्स में या 3 इसके जो प्रोडक्शन फील्ड्स हैं उसमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा असम ऑयल फील्ड। इट इज़ द ओल्डेस्ट मिनरल ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया। यह भारत का सबसे पुराना मिनरल ऑयल का प्रोडक्शन एरिया है। हेयर डिगबोई ऑयल फील्ड इज़ द मेन ऑयल फील्ड हैविंग 800 ऑयल वेल्स। यहाँ का जो डिगबोई एरिया है वहाँ का वो मेन है। क्यों मेन है? क्योंकि वहाँ पर 800 ऑयल के वेल्स हैं। द मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया इज सुरमा वैली ऑफ असम आर बदरपुर, मासिमपुर एंड पथारी। नहरकटिया ऑयल फील्ड इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिहांग रिवर। हजारीरन मोरन oil field are located 40 kilometers southwest of Naharkatia. Natural gas is also produced here. About 15 lakh tons of mineral oil is produced from Assam Valley, Assam every year. यदि हम असम ऑयल फील्ड एरिया की बात करें तो ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट है। वहाँ पर भी जो डिगबोई और सुरमा वैली एरियाज़ हैं एंड दिबांग रिवर्स वैली एरियाज़ है वो मेन इसके पॉपुलर एरियाज़ हैं। यहाँ से एवरी ईयर्स 50 लाख टन्स मिनरल ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। सेकंड हमारा है गुजरात ऑयल फील्ड। द ऑयल बेल्ट इन गुजरात एक्सटेंड फ्रॉम सूरत टू राजकोट। इसकी जो पट्टी है गुजरात की वो आपकी सूरत से राजकोट तक है। इसमें कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हैं? बड़ौदा, भरूच, सूरत, खेड़ा एंड महसाना आर द मेन ऑयल प्रोड्यूसन डिस्ट्रिक्ट्स। मैक्सिमम ऑयल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अंकलेश्वर इन गुजरात। यदि हम गुजरात में पर्टिकुलर एक एरिया देखें जहाँ पर सबसे ज़्यादा लार्ज कैपेसिटी में जो है आपका मिनरल ऑयल का प्रोडक्शन होता है तो वो अंकलेश्वर ऑयल फील्ड्स एरियाज़ है। ऑयल फील्ड नियर गल्फ़ ऑफ कॉम्बे जो कि आपकी खंबात की खाड़ी या गल्फ़ ऑफ कॉम्बे के पास है, इज नोन एज लुनेज। उसको लुनेज बोला जाता है। अंकलेश्वर के पास आपका लुनेज है जो समुद्र में खंबात की खाड़ी में। कलोल नियर अहमदाबाद इज आल्सो ए मेजर प्रोड्यूसर। और कलोल जो क्षेत्र है वह भी आपका लार्ज स्केल पर जो है मिनरल्स ऑयल का प्रोडक्शन करता है। गुजरात प्रोड्यूस अबाउट 50 लाख टन्स ऑफ मिनरल ऑयल एवरी ईयर्स। और जिस टाइप से आपका असम ऑयल फील्ड भी 50 लाख टन्स का प्रोडक्शन करता है उसी टाइप से आपका गुजरात में भी 50 लाख टन्स का मिनरल ऑयल एवरी ईयर प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका ऑफशोर एरियाज़। ऑफशोर एरियाज़ आपका कहाँ पर है? ऑयल इज आल्सो फाउंड इन द ऑफशोर एरियाज़। ये आपका अरेबियन सी में है। ऑयल इज़ फाउंड एट बॉम्बे। ये बॉम्बे के पास है अरेबियन सी में। बॉम्बे हाई लोकेटेड इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में है। और बॉम्बे से कितनी दूर है ये? 176 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुंबई। अबाउट 200 लाख टन्स ऑफ मिनरल ऑयल इज प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर फ्रॉम हेयर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडिया में मिनरल ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। अदर मेजर ऑफशोर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज आर बेसिन, कैम्बे बेसिन, केबी बेसिन एंड गोदावरी बेसिन। जी इसके अदर मिनरल ऑयल के प्रोडक्शन एरियाज हैं। ऑयल रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन। ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ वेरी लेस दैन इट्स रिक्वायरमेंट। इंडिया में जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें जो है हम लोग मिनरल ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ही कम कर पाते हैं। कंटिन्यूस प्रोग्रेस इन कंट्री इज सीन आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसमें जो है इंडिपेंडेंस के बाद इसमें बहुत ही लार्ज स्केल पर जो है अफोर्ड किए गए हैं। हम इसकी ऑयल रिफाइनरीज देख लेते हैं तो इंडिया में अभी इनका जो नंबर है वो 19 है। और सबसे फर्स्ट आपकी डिगबोई है जो असम में है।
एंड लास्ट में आपकी 19 नंबर की बीना एमपी में जो अभी स्टेबल हुई है। नेक्स्ट, but only 30% of total requirement is fulfilled by the domestic production, rest in fulfilled by importing the oil। इंडिया में जितना भी हमारा मिनरल्स ऑयल्स का प्रोडक्शन होता है, उस मिनरल ऑयल से हम इंडिया की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट होती है उसका ओनली 30% ही पूरा कर पाते हैं। बाकी 70% रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमें फॉरेन कंट्री से उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सर्वे 620 करोड़ टन्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स आर अवेलेबल इन इंडिया। जो इंटरनेशनल जियोग्राफिकल सर्वे है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 620 करोड़ टन्स के रिजर्व्स एरियाज अवेलेबल हैं। ऑयल रिफाइनरीज में हमने आपको 19 इंडिया में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उसकी टेबल में आपको वो लर्न करना है। इसमें जो स्टार्टिंग है कि कौन से एरियाज़ में आपकी सबसे फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी स्टेबल हुई थी, वो है डिगबोई रिफाइनरी बाय द ओनली रिफाइनरी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। वो फर्स्ट है और इंडिपेंडेंस के पहले जो है स्टेबल हुई थी। एट प्रेजेंट देयर आर 19 ऑयल रिफाइनरीज इन द कंट्री, मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन पब्लिक सेक्टर्स एंड सम ऑफ देम आर द कंबाइंड एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो यहाँ पर जो ज़्यादा रिफाइनरी हैं वो आपकी पब्लिक सेक्टर की हैं। इसके अलावा जो कुछ आपकी रिमेनिंग्स हैं वो आपकी कंबाइंड हैं, कुछ प्राइवेट भी हैं और कुछ आपकी पब्लिक सेक्टर की हैं। नेक्स्ट हमारा जो पावर रिसोर्सेस है वह आपका नेचुरल गैस। तो आप एक बात को याद रखिए कि जहाँ पर आपका मिनरल्स ऑयल हमें जिस एरिया से अचीव होता है वहीं से हमें नेचुरल गैस भी अचीव होती है, क्योंकि जहाँ पर आपका सेलिन ऑयल पाया जाता है वहीं पर उसी के साथ भी नेचुरल गैस पाई जाती है। नेचुरल गैस इज ए यूजफुल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। इट्स डिमांड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। द रीजन फॉर द इंक्रीजिंग डिमांड आर एज फॉलोज। नंबर फर्स्ट, इट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ईजी एंड लेस एक्सपेंसिव एंड नीड लेस स्पेस फॉर स्टोरेज। तो यदि करंट में देखा जाए तो इसकी जो डिमांड है वह रैपिडली आपकी इंक्रीज हो रही है, और डिमांड इंक्रीज होने के जो रीजन्स हैं वो नंबर फर्स्ट आपका ही है कि इसका जो प्रोडक्शन है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह ईजी है, और इसको यदि हम स्टोरेज करते हैं तो उसके लिए कम एरियाज़ की भी आवश्यकता होती है, और इसको एक एरिया से दूसरे एरिया पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब ईजिली ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है बाय पाइप। इट इज़ कंबस्टिबल, ऑडरलेस एंड स्मोकलेस। यह जो है पूर्णतया जलनशील होती है, इसमें गंध नहीं होती और इसमें काले मतलब कुछ राख टाइप की भी नहीं निकलती। देयरफॉर इट इज़ द बेस्ट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग द हाउस। इसलिए यह फ्यूल के रूप में मेनली आपकी भोजन बनाने में और कमरों को गर्म करने में अच्छी मानी जाती है। देयर इज नो आस और डस्ट आफ्टर यूज। इसके यूज करने के बाद कोई भी धूल या राख नहीं बचती। इट इज़ कंबस्टेबल इन इट्स नेचुरल फॉर्म। इसके नेचुरल फॉर्म में यह ज्वलनशील होती है। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन द हाउसेज एज सोर्स ऑफ एनर्जी, it is also used in petrochemical industries and industries producing fertilizer and electricity. 60% of it in used in fertilizer industries। इसका जो यूजेस है वो मेनली इंडस्ट्रीज़ में भी होता है और डोमेस्टिक यूज भी होता है। तो जो इसका 60% यूज होता है वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में होता है, 20% यूजेस आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने में होता है, 15% का यूज इसका इंटरनल यूज होता है और 5% का यूज आपका अदर्स एक्टिविटीज़ में किया जाता है। नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड
प्रोडक्शन। तो इसके भी एरिया वही होंगे जो आपके मिनरल्स ऑयल के एरियाज होते हैं। इन इंडिया नेचुरल गैस इज़ फाउंड एलोंग विथ मिनरल्स ऑयल और पेट्रोलियम। ये उन्हीं एरियाज में पाई जाती है जहाँ से आपका मिनरल ऑयल्स और पेट्रोलियम पाया जाता है। इन आवर कंट्री द रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस आर एस्टिमेटेड टू बी 750 करोड़ क्यूब मीटर्स। इसके यदि हम एरियाज देखें तो 750 करोड़ क्यूब मीटर्स इसके रिजर्व एरियाज हैं। गैस रिजर्व्स आर फाउंड नियर त्रिपुरा, गुजरात एंड वेस्ट कोस्ट इन इंडिया। इसके जो एरियाज हैं मेनली आपका त्रिपुरा जो आपका आसाम से कनेक्ट है, गुजरात एंड वेस्टर्न एरिया ये आपका महाराष्ट्र का एरिया है। गैस रिजर्व्स आर आल्सो एस्टिमेटेड इन केबे एंड गोदावरी रीजन्स। प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस in the country is less as compared to reserve. Total natural gas production in India in 2005-06 was 31 billion cubic meters. Natural gas imported and produced in the country is transported through pipeline. इंडिया में इसका जितना भी प्रोडक्शन होता है और जितनी इसकी डिमांड है, मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग इसका जो प्रोडक्शन है वह कम है, और चूँकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। 2005-06 के यदि हम नंबर्स देखें तो उसमें इसका जो प्रोडक्शन हुआ था वह 3.31 बिलियन क्यूब मीटर्स हुआ था, और इस वजह से इसको हमें फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज आवर लास्ट पावर रिसोर्सेज। Electricity, due to its several characteristics, is more useful power resources as compared to other primary resources of energy like coal, mineral oils and natural gas. यदि हम पावर रिसोर्स में सभी को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज मल्टीपल होता है, उसकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके कारण इसका इम्पोर्टेंस सभी से ज़्यादा है। इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है कि इसका उत्पादन में कम खर्च होता है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ईजी टू डिस्ट्रीब्यूट, आसानी से वितरण हो जाता है, ईजी टू यूज़, आसानी से उपयोग कर लेते हैं, लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड पॉल्यूशन फ्री होती है। Due to these characteristics, it has become a basic necessity of a common man. और इसकी बहुत सारी विशेषताएं होने के लिए एक कॉमन मैन के लिए इसकी जो नीड है वह कंपलसरी है। इट्स डिमांड एज एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली इन एग्रीकल्चर। इसकी लगातार जो है डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड किस किस फील्ड में बढ़ रही है आपकी? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एज वेल एज डोमेस्टिक सेक्टर। These are four sources of electricity. फर्स्ट है आपकी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्थ गैस एंड मिनरल ऑयल इलेक्ट्रिसिटी। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो जनरेटेड फ्रॉम सोलर एनर्जी। इसके अलावा भी हमें और कहीं से एनर्जी जो अचीव करते हैं वो आपकी सोलर एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, सीवेजेस एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, जनरेशन ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी हैज़ इंक्रीज इन इंडिया। लगातार इनका भी धीरे धीरे जो है प्रोडक्शन बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। दीज सोर्सेज कंट्रीब्यूट 82.14% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। यदि हम इसके परसेंटेज देखें तो जो आपकी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस एंड मिनरल्स इलेक्ट्रिसिटी है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रोडक्शन में वह 82% है। और इसके अलावा जो आपके नॉन कन्वेंशनल पावर सोर्सेस हैं जैसे आपके सोलर एनर्जी है, बायोगैस है, सीवेज है, इसका 4% का ही हमें यूज मिलता है या इसका हेल्प मिलती है। इन इंडिया 25% इज़ यूज्ड इन डोमेस्टिक सेक्टर
यदि हम इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस का परसेंटेज निकालें तो डोमेस्टिक सेक्टर में इसका 25% एग्रीकल्चर में एंड 33% जो है आपका वह इंडस्ट्री सेक्टर में होता है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का लगातार जो है प्रोडक्शन स्टेप बाय स्टेप इसका इंक्रीज हो रहा है। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है कितने टाइप्स में हम लोग हमारे इंडिया में उसका प्रोडक्शन होता है। फर्स्ट है आपकी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मेनली क्या होती है, कोल को बर्न करके अचीव की जाती है और इसके लिए नेशनल लेवल पर NTPC इस्टेबल किया गया था 1975 में और उसमें 12 कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे। वो आपके 12 थर्मल बेस्ड पावर प्लांट के नेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको आपको लर्न करना है। सेकंड है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये आपके रिवर्स से या जो डैम्स हैं वहाँ से अचीव की जाती है। इसके लिए कंडीशन ये है कि रिवर्स का फ्लो होते रहना कंपलसरी है और इसमें इंडिया में चूँकि बहुत ज़्यादा रिवर्स का नंबर है, इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्क स्टार्ट किया था वह है आपका सबसे पहले 1902 में शिव समुद्रम इन कर्नाटका में स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो डिमांड बढ़ी, इसके यूजेस बढ़े, तो इस फील्ड में भी गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे एफर्ट किए गए हैं। यदि हम करंट में देखें तो इंडिया की ऑल ओवर्स रिवर्स जो भी हैं वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है वो प्रेजेंट टाइम में बहुत फास्ट स्पीड से ग्रोथ कर रहा है। यूज ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1969। ये इसका जो यूजेस है वो 1969 से स्टार्ट हुआ था। इसके जो एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स का यूज़ करके हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्ट करते हैं, उसमें आपका यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, जिरकोनियम है, ये मिनरल्स हैं आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया पोसेस द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ दिस मिनरल्स, और इंडिया में ये जो मिनरल्स हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। तो इस टाइप की जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। देयरफॉर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ईजिली प्रोड्यूस इन इंडिया, इसलिए बहुत आसानी से इंडिया में इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। इन इंडिया एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज incorporated in 1945 and 1954 government of India has established atomic energy department. Presently 5 projects are working in the country which are mentioned in the block। तो आपको ये ब्लॉक में जो नेम्स लिखे गए न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के जो हैं वो आपको लर्न करना है, या आपको मैच द कॉलम में कभी कभी पूछ लिए जाती हैं। फर्स्ट है आपका तारापुर महाराष्ट्र स्टेट में है, कोटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी, काकरापार गुजरात। ये आपके 5 हैं। 2 आपके और हैं, एक है आपका केगा कर्नाटका में एंड रावत भाटा राजस्थान में। आवर टॉपिक इज कंप्लीट। आई होप you have understood this topic. In the next video we will meet with new topics. Thank you.